वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, भर भर के क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर से। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कुछ कुछ जगहों पे, अरे बहुत आराम से कवर कर लेंगे, कोई टेंशन मत लो। चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझना पड़ेगा। बायो मतलब होता है देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड मैकेनिक्स मतलब होता है कि फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन और इन मूविंग कंडीशन। देखो जब हमारी बॉडी स्टैटिक हो, मैं नॉर्मल ऐसे खड़ी हुई हूँ या मैं भाग रही हूँ, तब भी मेरी बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, उस सब को स्टडी करने को। और जब हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि भाई जब हमारी बॉडी मूव कर रही है तो जो फोर्स हमारे पे एक्ट करेगी उसका हमारे मूवमेंट पे क्या असर पड़ेगा। जैसे एक एथलीट भाग रहे हैं और फोर्स उनकी बॉडी पे एक्ट करिए तो उनकी मूवमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन मूविंग और इन स्टैटिक कंडीशन। बायोमैकेनिक्स ये होता है, हमारी बॉडी भाग रही है तो फोर्स एक्ट करिए तो क्या असर पड़ेगा, हमारी बॉडी बिल्कुल सीधे हैं हम, फोर्स एक्ट करेगी तो क्या असर पड़ेगा, ये हम जानने वाले हैं इसके थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ने पड़ते हैं न्यूटन के जो 3 लॉज हैं ऑफ मोशन, एंड उनका भी स्पोर्ट्स की फील्ड में अलग अलग तरीकों से यूज एप्लीकेशन देखा जाता है। ठीक है, जब आप एक बॉल को ऐसे थ्रो करते हो, मतलब हिट करते हो, थ्रो नहीं करेंगे, ऐसे बॉल को बैट से हिट करोगे तो भी न्यूटन का लॉ लग रहा होता है। अगर आप जो है स्विमिंग करते हो तो भी न्यूटन जी का लॉ लग रहा होता है। तो वो कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो 3 के 3 लॉज न्यूटन के, जिस बच्चे को अच्छे से आते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, आपने लर्न करे हैं 10th में भी, 11th में, सारे मेरे पीसीएम पीसीबी ऑयल है, इनको भी आता होगा, सब बच्चों को आते होंगे। ठीक है, मुझे भी याद है मेरे 10th के लर्न करे हुए। जल्दी से न्यूटन के तीनों लॉज को कमेंट सेक्शन में लिख दो इन योर ओन वर्ड्स। बस फिर उसका एप्लीकेशन और स्पोर्ट्स बताया गया, मेरा लर्न कर लेना, हो गया टॉपिक कंप्लीट। चलो पढ़ लेते हैं। तो जो न्यूटन जी का पहला लॉ ऑफ मोशन है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है ये? इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पहला लॉ ऑफ मोशन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन at the same speed and in the same direction unless acted upon by an external force। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी चल रही है तो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे चलती रहेगी until and unless कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। जैसे एक बॉल है, मैंने उस बॉल को ग्राउंड पे फेंका और वो रोल करके जो है भागती हुई जा रही है बॉल। जैसे क्रिकेट फील्ड पे जो हमारी जो है, जैसे बॉल जब हमारे बैटर मारते हैं तो वैसे बॉल क्यों रोल करते करते जा रही होती है बाउंड्री की तरफ, तो वो जाती रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसको कोई आके रोके ना। अब सपोज करो कोई फील्डर ने आके बॉल को नहीं रोका, तुम कहते हो दीदी, तब भी कुछ समय बाद बॉल रुक जाती है। या फिर मैंने फुटबॉल को किक करा, फुटबॉल रोल करते हुए ग्राउंड पे जा रही है, दीदी थोड़ी देर बाद तो बॉल रुक जाती है। बिना कोई इंसान के ऐसे बॉल को रोके भी बॉल थोड़ी डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर भी उस समय फोर्स लग रही होती है, वो होती है फ्रिक्शन की फोर्स। तो न्यूटन जी का ये लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। जैसे एक ये पत्थर रखा है तो ये पत्थर रखा रहेगा जब तक आके इसे कोई धक्का मार के फेंकने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, ये चेयर रखी है बीच में तो ये चेयर रखी रहेगी जब तक कोई आके ऐसे फोर्स लगा के उस चेयर को हटाएगा नहीं। ऐसे ही सिमिलरली बॉल के साथ है। बॉल को कौन रोकता है? बॉल अगर सिंपल प्लेन ग्राउंड पे भी अगर चल के जा रही है तो बॉल को रोकती है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन उस पर एक्सटर्नल एक्ट करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन और बॉल रुक जाती है। तो जो है ये आप समझ गए हो। इसका मतलब है इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, and if it is in a state in motion it will remain moving in the same direction with same speed unless external force act ना हो। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल अ फुटबॉल इन द स्टेट ऑफ, अ फुटबॉल जमीन पे रखी है ग्राउंड पे तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई आगे किक नहीं करेगा, उसे किक कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एंड इट विल रिमेन इन जो है रेस्ट until and unless किक उस पर अप्लाई ना करी गई हो। समझ में आ गया आपको जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके और एग्जांपल्स दिखाती हूँ एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स के। का एग्जांपल दे रखा है हमारी बुक में कि आइस हॉकी की जो पक होती है, यानी कि जो ये डिस्क है ना जिसको ये जिससे ये खेलते हैं आइस हॉकी, ठीक है, बॉल नहीं कहेंगे, इसे पक लिखा है, हॉकी पक। तो ये जो है आइस पे तब तक चलती रहेगी जब तक जो है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, बट ये आइस पे फिसलते फिसलते रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है या कोई प्लेयर आके इसको अपने स्टिक से रोक ना दे। अ स्केटर ग्लाइडिंग ऑन आइस विल कंटिन्यू ग्लाइडिंग विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन द स्केटर। तो स्केटर भी उसी स्पीड पे चलता रहता है
बट जब तक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती तब तक चलती रहती है। अब जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन स्लो होती है, जो रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो इसलिए स्केटर जब आइस स्केटिंग करते हैं, ग्लाइड करते हैं, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाते हैं, वहीं रास्ते में थोड़ा कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे नॉर्मल रास्ते पे, ठीक है। मोशन, इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। The rate of change of acceleration is directly proportional to the force applied on the object and inversely proportional to the mass of object. तो जो rate of change of acceleration होता है इसमें वो directly proportional है force के, यानी कि जितनी force से आप किसी object को फेंकोगे, hit करोगे, उतनी तेज स्पीड में वो जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप भारी चीज़ को जोर के फेंक रहे हो तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि वो भारी है, और अगर आप किसी हल्की चीज़ को फेंकोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा स्पीड, बट जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, क्योंकि मास जो है, जब कोई चीज़ भारी हो जाती है ऑब्वियसली उसकी स्पीड धीरे होगी, और जो चीज़ हल्की होगी उसकी स्पीड तेज होगी। जैसे कोई क्रिकेट की बॉल अगर आप हल्की वाली लोगे ना, उसको फेंको दूर तक जाएगी। डिस्क होता है, वो एक गेम होता है, उसको ऐसे प्लास्टिक की सी डिस्क होती है, उसको फेंकते कितनी दूर चली जाती है। वहीं आप कोई भारी चीज़ लेके फेंकोगे कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस। इस मतलब ये समझ में आता है, क्रिकेट बॉल में अ बॉल थ्रोन इन डबल फोर्स विल हैव हायर एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू बॉल थ्रोन विद द नॉर्मल फोर्स। तो अगर क्रिकेट बॉल में अगर बॉल जो हमारे बॉलर हैं वो ज़्यादा अपने मसल से फोर्स लगा के बॉल को थ्रो करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, ठीक है। अगर वो कम फोर्स लगा के क्रिकेट बॉल को फेंकेंगे तो थ्रो करेंगे तो कम स्पीड से जाएगी। समझ गए जी आप, ठीक है जी। अगले पे पढ़ते हैं हम न्यूटन जी का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे तुम पानी को पीछे फेंकते हो स्विमिंग में तो पानी तुम्हें आगे धकेल देता है। स्विमिंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जो है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्विमर पुशेज द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एक्टिंग फोर्स होती है। रिएक्ट वाटर करते हैं, अच्छा तू मुझे पीछे फेंकेगा मैं तुझे आगे बढ़ा देता हूँ, जो है वैसे ही वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्विमर, ठीक है जी। और एग्जाम्पल्स भी है हमारे स्पोर्ट्स में। इन शूटिंग, जब हम शूटिंग करते हैं, व्हेन द बुलेट इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, बुलेट फॉरवर्ड जाती है तो उस समय जो गन है वो हल्का सा पीछे की तरफ झटका देती है, ठीक है। व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं तो भी न्यूटन जी का थर्ड लॉ ऑफ मोशन चल रहा होता है। जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जमीन हमें आगे की तरफ धकेलती है, जिससे हम चल पाते हैं, हम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। व्हेन वी वॉक वी एक्सर्ट फोर्स बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड बाय पुशिंग द ग्राउंड बाय फुट एंड द सेम रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस मेक अस एनेबल टू मूव, इसलिए हम चल पाते हैं। ओके, तो विद दिस आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे सिलेबस का, जो है हमारा न्यूटन का फर्स्ट 3 लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ लेवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, जो न्यूली एडेड टॉपिक है आपके एग्जाम में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें ईजिली इसको समझा दूँ, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। इसमें जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं सब बता दूंगी आपको आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब लेवर का कॉन्सेप्ट मैं पूरी कोशिश करूंगी बहुत आसानी से तुम्हें समझाऊं, उतना ही समझाऊं तो उतना तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन के बहुत जरूरी है समझने के लिए, जैसे क्वेश्चन बन के आएंगे। लेवर क्या होता है? एक रॉड है लोहे की, आप इसको ये मान सकते हो। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारा काम आसान करना, सो दैट जो हम लोड होता है उसको हम आराम से उठा पाए। जैसे एक डंबल है, मुझे उसे उठाना है, तो वो डंबल उठाती मैं कैसे हूँ? मैं वो डंबल ऐसे अपने हाथ से उठा लेती हूँ। जब मैं डंबल उठा रही हूँ तो उसमें मेरी बॉडी में से लेवर जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है वो डंबल को उठाने में। अब आप समझोगे कौन सा वो लेवर है, कैसे वो हेल्प करता है। तो लेवर बेसिकली क्या होता है, आप इसके एक डायग्राम से समझो। जैसे कि लेवर की डेफिनेशन है, इट इज अ रिजिड बार यूज्ड टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, यानी कि लोड उठाने में ये मदद करता है। तो आप इमेजिन करो लेवर को, एक इस तरीके का बार को, ठीक है, ये ग्रीन कलर के पेन से मैं बनाती हूँ, एक रिजिड बार है, एक लोहे की ऐसी रॉड सी है, ये हो गया लिवर, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे लगता है फलक्रम क्या हो गया? इसके ऊपर ये बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। इसके अराउंड ये रोटेट करेगा, जैसे सीसॉ को इमेजिन करो। सीसॉ का जो वो रॉड हो गया वो पूरा का पूरा लेवर हो गया, नीचे जो उसका स्टैंड बेस होता है वो उसका क्या हो गया? वो उसका जो है फलक्रम हो गया। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? बहुत सारा लोड है, बहुत भारी सामान है। एक बच्चा बैठा हुआ है, अब ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि ये ऊपर चला जाए, ठीक है, ये ऊपर चला जाए, तो क्या है, मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो वो जो फोर्स मैंने लगाया तो ये जगह ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली साइड डाउन हो जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म है ये सब लिवर की वजह से ही तो हो रहा है। ये जो पूरा हम इस लोड को ऊपर उठा पा रहे हैं, हमने यहाँ से फोर्स लगाई तो लिवर ही नहीं तो हमारी मदद करी फोर्स लगाने में। तो लिवर वो जो एक स्ट्रेट रॉड होती है ना वो सीसॉ की, वो लिवर है। अब ऐसे ही जब मैं डंबल उठाऊंगी तो डंबल जब मैं उठा रही हूँ तो जो ये मेरी जो जॉइंट्स है, जो मेरे ये यहाँ का ये जो जॉइंट है एल्बो का, ये फलक्रम बन जाता है। फोर्स मेरे मसल्स लगाते हैं और लेवर क्या है, ये जो ये यहाँ की बोन है ये लेवर बन जाएगा। इससे मेरी मदद करी उसको उठाने में। यही लेवर के आप सिस्टम अभी पढ़ने वाले हो। तो फलक्रम के अराउंड लेवर रोटेट करता है लोड को उठाने में, फिर वो हमारी मदद करता है। तो अ रिजिड पीस ट्रांसमिट्स एंड मॉडिफाइड्स फोर्स और मोशन व्हेन फोर्स आर अप्लाइड एट 2 पॉइंट्स एंड इट टर्न्स अबाउट थर्ड। तो ये वाली लर्न मत करो, सिंपल ये लर्न करो। लेवर जैसे आप कैंची होती है ना हमारी सीजर, उसमें भी लेवर होता है। लेवर आर नॉर्मली यूज टू मेक फिजिकल वर्क ईजियर, फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट ईजियर टू मूव समथिंग। एग्जाम्पल व्हेन वी रन, लिफ्ट वेट, किक और थ्रो समथिंग, इन सब में लेवर इन्वॉल्व होता है। अब हमारी बॉडी में लेवर कैसे वर्क करता है और लेवर के क्या क्या सिंबल्स है ये ध्यान रखो। लेवर इस रेक्टेंगुलर बार से डिनोट होता है, फलक्रम जो है वो इस ट्रायंगल से डोनेट होता है और एफर्ट जो फोर्स लगाई जाएगी वो इस एरो से डोनेट होता है किसी भी लेवर में। हमारे 3 टाइप के लेवर सिस्टम्स है जो हमें पढ़ने हैं। अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में लेवर क्या होता है, जो हमारी बोन्स है, जैसे मैंने कहा ना मैंने ये उठाया जब डंबल, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की बोन है ये मेरा लेवर है। जैसे सीसॉ में वो रॉड लेवर थी वैसे ही मेरी ये बोन लेवर है, ठीक है। फलक्रम क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट्स। जैसे आप जब आप चल रहे हो तो आपके जो लेग की बोन्स है वो लेवर है, जो आपका घुटने का जॉइंट है वो आपका फलक्रम है, ठीक है। फोर्स कौन लगाता है आपका, एफर्ट कौन लगाता है, आपके मसल्स, एंड एज अ रिजल्ट आप चल पाते हो, ठीक है। तो द लोड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर मूविंग, जो आपका वजन चलाने के लिए आपको जो है पैरों में जब आप चल रहे हो तो भी एक लेवर सिस्टम काम कर रहा है। ओके, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अब हम इसके ना सबके सिंबल याद कर लो, ठीक है। लोड का सिंबल क्या है, मैं इसे जूम आउट करके लगाती हूँ, ठीक है। आपको लेवर सिस्टम, जब हम चल रहे हैं तो भी लेवर सिस्टम काम कर रहा है। तो सीसा वाले एग्जांपल से आप लेवर को सबसे अच्छे से समझ सकते हो। जो सीसा का ये लंबा सा रॉड होती है वो लेवर है, जो इसके नीचे बेस होता है वो फलक्रम है। एक बच्चा हमने यहाँ बैठा दिया, वो उसका लोड हो गया। अब उस बच्चे के लोड को ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ एफर्ट लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे बच्चे को यहाँ बैठा देते हैं, तो ये जो है ओवरकम हो जाएगा इसका लोड। इसी को हम कहते हैं लेवर सिस्टम, ठीक है। बस अब इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो ऑल लेवर सिस्टम्स आर मेड ऑफ 4 कंपोनेंट, लोड, फलक्रम, एफर्ट, लेवर। लोड का सिंबल है ये स्क्वायर, फलक्रम का सिंबल है ये ट्राइंगल, एफर्ट को आप फोर्स भी कह सकते हो, जो फोर्स अप्लाई करी हमने यहाँ दूसरे बच्चे, ये बैठा हुआ है, दूसरे बच्चे को बैठा के इस वो को ओवरकम कर दिया हमने, तो एफर्ट या फोर्स आप कह सकते हो। जैसे मैंने जब डंबल उठाना है तो डंबल उठाने के लिए मैंने फोर्स लगाई ना, तो एफर्ट को आप फोर्स भी कह सकते हो, और लेवर तो लेवर है ही, ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं ये सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में अब हम फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, लेवर सिस्टम कैसे चलेगा, तो हमें जानना पड़ेगा हमारी बॉडी में लेवर क्या है, हमारी बॉडी में फलक्रम क्या है, हमारी बॉडी का लोड क्या है, हमारी बॉडी का एफर्ट क्या है। लोड क्या होता है, सपोज करो एक बॉल को आपको मूव करना है, वो लोड हो गई। तुम्हें खुद चलना है तब तुम खुद लोड बन जाओगे, ठीक है। तुम्हें डंबल उठाना है तब डंबल लोड बन जाएगा। तो लोड हमेशा क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मूविंग, तो जो है एक स्क्वायर से लोड डिनोट होता है। अब मस्कुलर फोर्स जो होती है वो हमारा एफर्ट होता है। एफर्ट का मैंने सिंबल बता दिया, एक एरो है, एफर्ट का फोर्स भी कह सकते हो। फलक्रम क्या होता है, जो हमारा जॉइंट्स होते हैं, ये नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये नी जॉइंट कह रही हूँ मैं इसे, एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट हो गया, ये क्या है, फलक्रम है। और जितनी भी बोन्स है बॉडी की वो सब एक लेवर है। हर हमारी बॉडी की जो बोन है वो एक लेवर की तरह काम करती है। वो ऐसा काम करती है जिससे हम लोड को उठा पाए, उसे हम लोड को उठा पाए, और हमारे मसल जो है वो फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उस लोड को उठा पाते हैं। हमें ट्रिक क्वेश्चन आ जाए, बताओ बॉडी का कौन सा पार्ट लेवर होता है, तो बोन लेवर होते हैं। फलक्रम कौन होते हैं, जॉइंट्स फलक्रम होते हैं। एफर्ट कौन लगाता है बॉडी में, मस्कुलर फोर्स लगाती है। लोड क्या है, लोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो लेवर होता है इसके 3 लेवर के सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम में क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है, जस्ट लाइक सीसॉ होता है ये, इसमें फलक्रम बीच में होता है, लेवर तो हमेशा यहीं रहेगा, लेवर हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है जी। इसमें फलक्रम बीच में होता है, लोड यहाँ,
एंड आपका जो है ये एफर्ट यहाँ, इसको आंखों में बसा लो, इसे ध्यान रख लो। फर्स्ट क्लास लेवर सिस्टम आर अरेंज सो दैट फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। ये याद कर लो, पक्का कर लो, ये फोटो आएगी, आपसे पूछा जाएगा पहचानो कौन सा वाला सिस्टम है, कौन सा वाला आपका लेवर चल रहा है। ये तो ये फर्स्ट टाइप लेवर है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास लेवर है। इसमें फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। तो फल्क्रम पोजीशन बिटवीन द एफर्ट एंड लोड को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास लेवर। ये सीसॉ में देखा जाता है, फल्क्रम बीच में होता है एफर्ट एंड लोड के। जिम्नास्टिक में जो सीसॉ होता है उसमें, ओवरहेड बारबेल प्रेस और वेट लिफ्टिंग में। तो फर्स्ट क्लास लेवर की पिक्चर याद कर लीजिए, जिसमें फल्क्रम बीच में, लेवर तो यहीं रहेगा, लोड एंड जो है एफर्ट्स इधर, ठीक है जी। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ट्राइसेप्स कॉजिंग एक्सटेंशन एट एल्बो। जब आप अपने ट्राइसेप को इस पोजीशन में लेकर आओगे तो भाई लेवर तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लेवर बन गया, फल्क्रम एल्बो का जॉइंट बन गया, एफर्ट आपके मसलकुलर फोर्स लगा रही है, एंड लोड क्या है, आपने इसका हाथ का लोड ऊपर, मैंने कहा मेरे हाथ को ऊपर उठाना है तो लोड इसका लोड ऊपर जाना है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। फल्क्रम एल्बो बन गया, एफर्ट्स ट्राइसेप लगा रहे हैं, लोड क्या है, आर्म को उठाना है ना मुझे ऊपर, ठीक है। आप नेक्स्ट वी सिटअप पोजीशन, जब आपको वी सिटअप पोजीशन में जाना है तो फल्क्रम हिप जॉइंट बन गया, एफर्ट एब्डोमेन लगा रही है, लोड क्या है, लेग्स को ऊपर ले जाना है, लेग्स लोड बन गई, ठीक है। कौन से स्पोर्ट्स में होता है, सीसॉ इन जिम्नास्टिक, ओवरहेड बॉल प्रेस इन वेट लिफ्टिंग, इन सब में फर्स्ट क्लास लेवर यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड क्लास लेवर पे। सेकेंड क्लास लेवर में सेकेंड क्लास लेवर हैज़ अ लोड बिटवीन द फल्क्रम एंड फोर्स। तो सेकेंड क्लास लेवर में लोड बीच में आ जाता है फल्क्रम और फोर्स के, तो ये ध्यान से देख लो, इसमें लोड बीच में आ जाएगा, फल्क्रम साइड में चला जाएगा और एफर्ट या फोर्स भी, ठीक है। तो बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स, तो ये आपको फोटो ध्यान रखो इसके। इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन यू रेज अप योर टोज एंड यू आर यूजिंग सेकेंड ऑर्डर लेवर। जब आप टोज रेज अप करते हो तो तब आप सेकेंड ऑर्डर लेवर यूज कर रहे हो। द फुट इज द लेवर बार, फुट आपका लेवर बन जाता है, वेट ऑफ द बॉडी लोड बन जाती है, उसका मसल ट्रैक्शन बन जाती है। जो सेकेंड क्लास लेवर का आपको ध्यान रखना है, खुद से बना लो। सेकेंड क्लास लेवर में लोड बीच में है, फल्क्रम यहाँ पे है एंड एफर्ट्स यहाँ से जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेट पुशअप। व्हेन डूइंग, हम जब स्ट्रेट पुशअप करते हैं तो फल्क्रम हो जाता है बॉल ऑफ द फुट, जो हमारे फुट की बॉल होती है वो फल्क्रम बन गया, ये हमारा लेवर हो गया, ठीक है। और एफर्ट आर्म से जो हमने यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, पुल क्या कर रहे हैं हम, पूरे के पूरे बॉडी के वेट को, ठीक है, को अपने दिमाग में बसाओ। थर्ड क्लास लेवर में लेवर के बीच में एफर्ट रहता है, फल्क्रम नीचे रहता है एंड लोड ऊपर चला जाता है। ध्यान रखो इस फोटो को, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बताओ कौन सा टाइप का लेवर सिस्टम है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये टाइप 3 है। ये यूज होता है बाइसेप कर्लर में, ठीक है। बाइसेप कर्ल यूजेज अ थर्ड क्लास लेवर एज जस्ट हिटिंग अ बॉल विद रैकेट। जब आप बॉल को रैकेट से हिट करते हो तब, या फिर जब आप किक करते हो बॉल को तो भी जो है थर्ड क्लास लेवर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे जब आप कोई वो उठाते हो, जैसे मैंने आपको वो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था ना कि मैं डंबल उठा रही हूँ, तो वो थर्ड क्लास लेवर का जो है एग्जाम्पल था। यहाँ पे फल्क्रम जो है हमारा बन गया एल्बो का जॉइंट, ठीक है। फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स बीच में चाहिए हमें, हमारे मसल्स फोल्ड लगाएंगे। वेट उठाया जाएगा हमारे, किसका वेट उठाया जा रहा है, आपके जो इक्विपमेंट है वही डंबल का, ठीक है। और ये आर्म आपका लेवर सिस्टम बन जाता है, समझ गए। तो ये हमारा थर्ड क्लास लेवर का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया ही लेवर सिस्टम थर्ड क्लास से था कि जब भी आप कोई, जैसे इन्होंने ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जब इन्होंने ये उठाया तो भाई आर्म्स जो है हमारे बॉडी की वो लेवर बन गई, एफर्ट हमारे मसल्स लगा रहे हैं, फोर्स हमारे मसल्स लगा रहे हैं, लोड तो इस ऑब्जेक्ट का है ही, और यहाँ पे जॉइंट क्या है, हमारा एल्बो का जॉइंट मदद कर रहा है इसको उठाने में। तो उसमें जो है ना डायग्राम उसका ऐसा जाता है, ठीक है। जैसे ये देख लो, एग्जाम्पल व्हेन डूइंग सिटअप, फल्क्रम हिप जॉइंट पे जाता है, फोर्स एब्डोमेन के मसल्स लगाते हैं, लोड क्या हो जाता है इसमें, अपर बॉडी का। आपको अपर बॉडी के लोड को उठाना है जो है सिटअप्स करके, तो हिप जॉइंट आपका फल्क्रम बन जाएगा। हिप जॉइंट की मदद से आप लोड को ऊपर लेकर आ पाओगे, ठीक है। आपके बॉडी के पूरे के पूरा जो ये एब्डोमेन है वो एफर्ट्स देगा, लोड अपर बॉडी का जाएगा ऊपर, ठीक है जी, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ना है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, जब सब कुछ बिल्कुल बैलेंस चल रहा है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज जनरली डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये एक आदमी है,
ठीक है, ये खड़ा है यहाँ पे ग्राउंड पे, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वेयर देयर इज नो चेंज। द वर्ड इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस, तभी मैंने कहा जब सब बैलेंस हो। बैलेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम ईदर इन स्टैटिक ईदर इन डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम हमें चलते हुए मेंटेन करना चाहिए अपनी बॉडी का, बैलेंस यानी कि भागते हुए, दौड़ते हुए भी और खड़े हुए भी, सिंपल। तो अब आप जानोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जब हम रुके हुए हैं, जब हम सिंपल खड़े हुए हैं तो भी हम अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर पाए, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इट मस्ट नॉट बी मूविंग और रोटेटिंग। भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए स्टिल पोजीशन में रहना है। अगर बॉल है तो वो जमीन पे रखी हुई है, इंसान है तो जमीन पे खड़ा हुआ है, हिलना नहीं है, रोटेट नहीं करना। इट इज अ स्टेट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट एंड कंप्लीटली मोशनलेस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है मेरी बॉडी में, मैं सीधी खड़ी हूँ, बिल्कुल अपनी बॉडी को सीधा मेंटेन कर पा रही हूँ। बहुत बार हर स्पोर्ट्स में यूज होता है, जैसे बैट्समैन जब बैट लेके ऐसे खड़े होते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जब फील्ड पे रन करने के पहले स्प्रिंटर ऐसी पोजीशन मेंटेन करते हैं, ऐसे पोजीशन में मेंटेन रहते हैं, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फोटो दिखाती हूँ, एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखो आप, स्टांस मेंटेन बाय बैट्समैन, ये देखो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मेंटेन कर रखा है इक्विलिब्रियम बॉडी की पोजीशन को। रेसलर्स ने ये जो बॉडी की पोजीशन बनाई है मेंटेन कर रखा है। ये जो ये है, ये भागते समय आपकी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक स्टेबिलिटी। इट इज द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। आप बॉडी को बैलेंस कर पाओ मूवमेंट में। जब आप साइकिल चला रहे हो वो बैलेंस आपका कौन सा होता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। बॉडी पोजीशन मेंटेन बाय स्प्रिंटर वाइल रनिंग। जब स्प्रिंटर भाग रहे हैं तेज तेज फील्ड पे बट बॉडी को सीधा मेंटेन कर पा रहे हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। साइक्लिस्ट वाइल साइकिलिंग, ड्रिबिंग ऑफ द फुटबॉल बाय अ सॉकर प्लेयर, ये सब क्या है आपका, हमारा जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। भागते हुए आपकी बॉडी जो है, आप गिर नहीं रहे हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। साइकिल चला रहे हो, साइकिल गिर नहीं रही है, आप अपने इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन कर पा रहे हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ में आ गया, फोटो से और अच्छे से समझ में आ जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी रिजल्ट्स इन नो चेंज। इक्विलिब्रियम क्या है कि आप स्टेट ऑफ मोशन अपना स्टिल रख पा रहे हो इवन दो आप पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, कि वो आपको मूव नहीं करा पा रही, ये इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन देख लो, व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज जीरो, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे राइडिंग अ साइकिल, कार्टव्हील, समरसॉल्ट, जिम्नास्टिक में ये सब डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि आप मूवमेंट करते हुए भी अपनी बॉडी के जो है मोशन को बैलेंस में कर पा रहे हो। ठीक है, ओके, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी जीरो व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में तब भी सम ऑफ फोर्सेस जो है एक्टिंग अपॉन अ बॉडी जीरो हो रहा है, तो वो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जैसे साइकिल राइड करते हुए, कार्टव्हील करते हुए, समरसॉल्ट करते हुए हम डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रैक्टिस करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जब हम सीधे खड़े हैं तो हमारे पे जो भी फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है तो वो हमें गिरा नहीं पा रही है। व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज जीरो व्हाइल द बॉडी इज इन अ स्टैटिक पोजीशन, स्टेट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हैंड स्टैंड इन जिम्नास्टिक में स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, श्रीसन योगा में भी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इफेक्ट करती है हमारे इक्विलिब्रियम को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट इन अ बॉडी वेयर वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी नाभि पर आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे आप अपना बॉडी का मूवमेंट, अगर आप झुक जाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और चला जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है। तो इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन नेवल के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो बॉडी का, जब ये सब चीजें होंगी। ब्रॉडर द बेस गुड आपका इक्विलिब्रियम होगा, जितना चौड़े सरफेस पे आप खड़े होगे उतना अच्छा इक्विलिब्रियम होगा। मैं आपको इतनी छोटी सी ईंट पे खड़ा कर दूं तो आप खड़े रह पाओगे नहीं ना। जैसे हमने एक अभी टेस्ट एंड मेजरमेंट स्पोर्ट्स वाले पे बैलेंसिंग टेस्ट देखा, तो उस पर बच्चों को एक छोटी सी बीम पे खड़ा कराया जाता है तो वो डिसबैलेंस हो रहे थे। जितना ब्रॉड बेस होगा उतना बैलेंस होगा। लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेटर स्टेबिलिटी, जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो चली जाएगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। जैसे ड्यूरिंग रेसलिंग मैचेस जो रेसलर होते हैं ना, बेंड फॉरवर्ड करते हैं, कुश्ती करते हुए, रेसलिंग करते हुए फॉरवर्ड बेंड होते हैं। क्यों, जितना आप जो है बेंड करोगे लोअर में जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाभि से नीचे की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, उससे आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन अच्छा होगा। बॉडी मास, एन एथलीट विद हायर बॉडी मास जो है उनके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। जैसे जो भारी भरकम लोग हैं ना, मोटे लोग जो होंगे उनका इक्विलिब्रियम ज़्यादा अच्छा होगा पतले लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ हायर पर्सन, हेवियर पर्सन एज कम्पेयर टू लाइटर पर्सन। ऑब्वियसली धक्का मारना किसी मोटे इंसान को या पतलू को तो भाई फर्क पता चल जाएगा। दिस इज वाई कॉम्पिटिशंस जो है लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो आर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेट कैटेगरीज, इसलिए ये सब कॉम्पिटिशंस को वेट कैटेगरीज में करा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बेस ऑफ स्पोर्ट, स्टेबिलिटी इज हायर व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल। जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का नीचे जाता रहेगा वैसे वैसे आपका
जो है इक्विलिब्रियम बढ़िया मेंटेन होगा। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात ही कर लेते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, आई हैव टोल्ड यू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट है बॉडी का जो हमारे वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पे वो हमारी नाभि पे रहता है, इस फोटो से देख सकते हो। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है। जैसे एन एथलीट बेंड्स देयर लेग्स टू लोअर हिज और सर्टेन ग्रेविटी रिजल्टिंग इन ग्रेटर स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अलग अलग एप्लीकेशन होता है स्पोर्ट्स में, कार्टव्हील करते हुए, हैंडस्टैंड करते हुए, जंप करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज होती रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कॉम्बैट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। जैसे हमने न्यूटन के लॉ वाला एग्जाम्पल देखा, मैंने आपको कहा कि बॉल रुकती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी मूवमेंट ऑब्जेक्ट को रोक देती है। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कॉम्बैट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तब भी उस पर फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई कर रही होती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। डायनामिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी मूवमेंट में है तो जो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है उसे हम डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे जब आप रोल कर रहे हो, ठीक है, जैसे क्रिकेट बॉल जब रोल होती हुई ग्राउंड पे जा रही होती है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करती है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे फुटबॉल रोल करती हुई ग्राउंड पे जाती है तो रोल करते हुए जो फ्रिक्शन रोक देती है उस बॉल को तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हॉकी, क्रिकेट बॉल जब हिट करते हैं हम तो बॉल रोल होती हुई ग्राउंड पे जाती है तो तब रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी। जैसे कि स्लाइडिंग ऑन द फील्ड ऑफ क्रिकेट बाय अ क्रिकेट फील्डर। जैसे क्रिकेट फील्डर जब फील्डिंग करते हुए ऐसे स्लाइड हो जाते हैं ग्राउंड पे तो वो रुक जाते हैं, उस पर क्या ऐड करती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो आइस पैक जो हॉकी को ले जाती है आइस के ऊपर, तो उसमें जो वो आइस जो हॉकी की जो वो पैक होती है जब वो जो है स्लाइड करती हुई जाती है तो उसको कहीं ना कहीं वो रुक जाती है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। फॉर एग्जाम्पल आइस स्केटिंग, जब भी आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं आइस स्केटर्स तो जब वो रुकते हैं तो वो क्यों रुकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाते हैं। स्कीइंग देखा है आपने, एक स्पोर्ट होता है स्कीइंग, उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करती है स्कीइंग में क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही होती है। ठीक है, आगे देखो फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड में हो तो वहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करती है। व्हेन यू राइड अ बाइक फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन यू एंड द एयर। जब आप साइकिल चला रहे हो तो फ्लूइड फ्रिक्शन एयर और आपके बीच में चल रही है। साइक्लिस्ट ऑफन वेयर स्ट्रीमलाइन हेमलेट एंड स्पेशली डिजाइन क्लोथिंग टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। जब साइक्लिस्ट होते हैं ना सही से कपड़े पहनते, जैकेट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकने के लिए। पैराग्लाइडिंग वर्सेस हैंड ग्लाइडिंग में भी जो है फ्लूइड फ्रिक्शन काम करती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को नेसेसरी ईवल कहा जाता है, यानी कि फ्रिक्शन ना, अब ये मत कहो फ्रिक्शन बुरी है, नहीं, फ्रिक्शन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिए। फ्रिक्शन हेल्प्स टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन अगर फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी ना तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकती है। ठीक है, हेल्प्स टू मूव फास्टर विद स्टेबिलिटी विद द यूज ऑफ स्पाइक्स एंड स्टड्स। अब फ्रिक्शन जो है हमारे को जल्दी चलने में मदद कर सकती है अगर हम स्पाइक्स पहन लेंगे या स्टड्स। हेल्प्स टू मेंटेन ग्रिप, अब फ्रिक्शन है तो हम ग्रिप बना सकते हैं अपनी। प्रिवेंट्स वेयर एंड टीयर ऑफ मसल्स एज वेल एज इक्विपमेंट। ठीक है, हायर फ्रिक्शन जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो वेयर एंड टीयर होता है, यानी कि साइकिलिंग है, साइकिलिंग करते हुए फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो टायर खराब होंगे जल्दी। हायर फ्रिक्शन जो होती है स्लो करती है स्पीड को। हायर फ्रिक्शन में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लोअर फ्रिक्शन अगर हो तो स्टेबल मूवमेंट नहीं रहती है। जैसे स्लाइड करते हुए जब आप आइस पे, बर्फ़ पे चलो, स्लाइड हॉकी वाली जो होती है वो जगह, वहाँ पे क्यों नहीं चल पाते, वहाँ फ्रिक्शन बहुत स्लो है। तो जहाँ फ्रिक्शन बहुत लो भी होती है वहाँ पे भी आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी ईवल है, ज़रूरत भी है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी करती है। तो हमने फ्रिक्शन भी पढ़ लिया इक्विलिब्रियम में। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक जो है हमारा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट। तो प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे जब हवा में फेंका जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे कि ये एक बास्केटबॉल है, ठीक है, ये एक बास्केटबॉल है, जब मैं इसे हवा में मैं ऐसे बास्केट में ऐसे फेंकूंगी तो वो बास्केट में जब जाती है तो जो बॉल जब जो उड़ के जा रही है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अब जब ये बॉल जाती है तो ऐसा नहीं है ये मैंने हवा में फेंकी तो सीधा स्पेस में चल जाएगी, नहीं जी, ये नीचे आके गिरेगी या बास्केट में जाएगी, या बास्केट में नहीं गई तो नीचे गिरेगी एट द एंड। क्यों गिरेगी, क्योंकि इस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है। ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है। तो जब ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है तो थोड़े समय बाद आके वो ऑब्जेक्ट गिर जाता है। अब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो जितने समय वो हवा में रहा है, जो डिस्टेंस उसने ये हवा में कवर करा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं।
जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटी है। और हमेशा जब भी किसी आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, तो जब वो नीचे गिरती है तो वो एक एंगल टाइप फॉर्म कर लेती है, तो वो एंगल को भी हम कुछ कहते हैं। तो वो सब अब हमें पढ़ना है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग और एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन और जम्प्ड इनटू एयर विच ओनली ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अपॉन इट। जैसे जब आप जेवलिन थ्रो कर रहे हो तो जेवलिन प्रोजेक्टाइल है। एथलीट लॉन्ग जंप करके जा रहा है तो वो उस समय पे खुद, मैं अगर लॉन्ग जंप करके जा रही हूँ तो मैं बन जाऊंगी प्रोजेक्टाइल। बेसबॉल वाले बैट से अगर बॉल को फेंका जाए तो तब वो जो है बॉल जो होती है बेसबॉल, वो हो गई प्रोजेक्टाइल। या फिर बास्केटबॉल फेंक रहे हैं तो तब बास्केटबॉल प्रोजेक्टाइल है। पैराबोला और ट्रेजेक्टरी। पैराबोला क्या है? जितना समय हवा में रहा ना वो ऑब्जेक्ट, उसे हम पैराबोला या ट्रेजेक्टरी कहते हैं। द फ्लाइट पाथ इज कॉल्ड द पैराबोला या ट्रेजेक्टरी। जैसे कि पार्ट कवर्ड बाय शॉर्ट पुट व्हेन रिलीज फ्रॉम द एथलीट। शॉर्ट पुट एक गेम होता है जिसमें भारी बॉल उठा के फेंकनी होती है, तो जितने समय वो भारी बॉल हवा में रही वो ट्रेजेक्टरी होगा। जितने समय जेवलिन हवा में रहा, जो डिस्टेंस उसने कवर करा वो ट्रेजेक्टाइल होता है। ठीक है, अब उस पर वर्क करता है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हो वो नीचे ज़रूर आके गिरता है और वो कुछ इस टाइप का एंगल बना लेता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको हम कहते हैं। इसीलिए ना बहुत सारी जगहें होती है कि आप किसी एक तरफ से फेंकोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरी तरफ से फेंकोगे तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री से फेंकोगे किसी चीज़ को वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तुम 90 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंकोगे वो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन भी डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्टाइल कितनी दूर तक जाएगा उस पर। द हाइयर द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन द हाइयर द डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन द फ्लाइट। जैसे कि जितना लंबा जेवलिन फेंका जाएगा उतना लंबा वो डिस्टेंस कवर करेगा। टॉलर डिस्कस थ्रोअर कैन थ्रो। जैसे कोई लंबा इंसान होगा ना वो उतनी दूर तक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई लंबा बास्केटबॉल प्लेयर है वो बास्केटबॉल को उतनी दूर तक फेंक सकता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन यानी कि जो इंसान जिस चीज़ को थ्रो कर रहा है उसकी जितनी लंबी हाइट होगी उतना ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर करा जाएगा, जो ट्रैजेक्टरी है उतनी लंबी होगी। समझ चुके। प्रोजेक्टाइल आप खुद भी बन सकते हो अगर आप जंप करके जा रहे हो। प्रोजेक्टाइल वो जेवलिन भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल बास्केटबॉल भी हो सकती है। प्रोजेक्टाइल जो भी ऑब्जेक्ट, जब बास्केटबॉल हवा में है तो वो जो डिस्टेंस उसने हवा में कवर करा है उसे हम पैराबोला और ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड करता है कितना ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगी। 45 डिग्री के एंगल से फेंकोगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, 90 डिग्री के एंगल से फेंकोगे बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगी। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन भी जितना डिस्टेंस, जैसे जेवलिन में क्या है, हमें चाहिए हमारा जेवलिन सबसे दूर तक जाए, ज़्यादा उसका फ्लाइट पाथ है, उसकी ट्रैजेक्टरी ज़्यादा रहे, तो उसके लिए क्या है, सही एंगल से थ्रो करना है। दूसरा हाइट ऑफ प्रोजेक्शन भी डिपेंड करता है। प्रोजेक्शन कौन? जिस इंसान ने वो ऑब्जेक्ट को फेंका है। अगर वो लंबा होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, अगर उसकी हाइट कम होगी तो कम डिस्टेंस कवर होगा। इनिशियल वेलोसिटी इट रेफर्स टू हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से, जितना ज़्यादा मसल की फोर्स लगा के आप उस बॉल को फेंकोगे उतनी दूर तक हो जाएगी। कम फोर्स से फेंकोगे कम दूर तक जाएगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद ग्रेटर फोर्स द ऑब्जेक्ट विल टेंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फ्लाइट। यानी कि हमें ये पढ़ क्यों रहे हैं कि भाई हवा में जब वो जेवलिन फेंका गया है ना तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। बास्केटबॉल जब फेंकी गई है ना, बहुत दूर से भी फेंकी गई है, तो वो बास्केट तक पहुंच जाए। वो कब पहुंचेगी? जब प्लेयर जो है सही प्रोजेक्टाइल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि भाई एंगल सही से फेंका है, हाइट लंबी है तो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस कवर करेगी, अगर हाइट छोटी है तो फिर क्या करो, फोर्स ज़्यादा लगाओ। फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो वो अपने डिजायर्ड डिस्टेंस तक पहुंचेगी। नाउ ग्रेविटी भी मैटर करता है। ग्रेविटी इफेक्ट्स द प्रोजेक्टाइल बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ लाइट। ग्रेविटी का क्या काम है? जब कोई चीज़ हवा में है तो उसका काम है उसे नीचे गिराने का। द हाइयर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब कोई भारी चीज़ होगी उस पर ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी, वो जल्दी नीचे आएगी। जैसे मैं अगर कूद के जाऊँगी लॉन्ग जंप करते हुए तो मैं ज़्यादा जल्दी गिरूंगी एज कम्पेयर टू अ बॉल का वेट ऑब्वियसली मेरे से कम होगा। ठीक है, तो अ क्रिकेट बॉल कैन बी थ्रोन एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। अब क्रिकेट बॉल को तुम बहुत दूर तक फेंक सकते हो, उसका जो ट्रैजेक्टरी होगी, जो उसका पाथ ऑफ फ्लाइट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फुटबॉल बॉल, वो ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगी। ठीक है, चाहे उसको सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका हो, चाहे उसको भी 45 डिग्री से फेंका हो, फुटबॉल को भी, क्रिकेट बॉल को भी सेम हाइट के बंदे ने फेंका हो, सेम फोर्स से फेंका हो, बट फुटबॉल भारी है क्रिकेट बॉल से तो भाई फुटबॉल ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगी। तो एज कम्पेयर टू अ शॉर्ट पुट, यहाँ शॉर्ट पुट का एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो अ क्रिकेट बॉल कैन बी थ्रोन एट अ ग्रेटर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू शॉर्ट पुट व्हेन थ्रोन एट सेम एंगल प्रोजेक्शन, सेम हाइट प्रोजेक्शन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। तुम यहाँ शॉर्ट पुट देख लो, शॉर्ट पुट की जो बॉल है
उसको तुम फेंक रहे हो, अगर सेम उसको भी 45 डिग्री से फेंका है, क्रिकेट की बॉल को भी, ठीक है, उसको भी सेम हाइट के बंदे ने फेंका, उसको भी सेम हाइट के बंदे, बट फिर भी क्या होगा, शॉर्ट पुट की बॉल कम डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी ज़्यादा वर्क करेगी, वो भारी है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, ठीक है। तुम वो मान लो तुम शटल ले रहे हो, शटल को फेंकोगे क्रिकेट बॉल को, शटल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, शटल हल्की होती है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस स्लोज डाउन द प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल की स्पीड को स्लो करेगा और प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे जो है स्लो कम करेगा। द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द एयर रेजिस्टेंस आर मास, सरफेस एरिया, टाइप ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्पिन भी एक्ट करता है हमारे प्रोजेक्टाइल के ऊपर। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको ये याद करना है व्हाट आर द थिंग्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल को। स्पिन डिपेंड करता है, उस पर इफेक्ट करेगा एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी, जितनी फोर्स लगा के फेंकोगे उतनी दूर भी जाएगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन भी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी। तो प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब ये प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में, वहां से जाके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो एंड यू कैन रीड इट एनी टाइम। मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।